बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान गनी रिप्रेजेंटिंग अल वाहिद साइंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और पिछली वीडियोस को मुकम्मल देख भी लिया होगा। हमने 2 चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी के मुकम्मल कर लिए हैं एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न वुड बी द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी 2026 सिलेबस। जो आपका ये वाला चैप्टर है ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करता है। अभी तक आपने ये अंदाज़ा कर लिया होगा कि आपकी अभी तक जो चैप्टर्स की तरतीब चल रही है, और अगर आप स्टार्टिंग वाला जो उसका पेज देखें तो आपको बाकी चैप्टर्स के नाम से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बुक के अंदर ज़्यादातर हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नॉट सो कॉमन, विच इज़ नॉट सो एविडेंट, विच इज़ नॉट सो विजिबल in plants. It is generally present in human and other animals of kingdom Animalia. तो आज हम उसी में से एक और तीसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को, दूसरे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और तीसरे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कंपोनेंट्स या टाइप्स क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने कई बार इसका नाम पहले भी सुना होगा। इसमें ब्लड वेसल्स, नालियां और इस तरह की चीज़ें होती हैं। दिल जो है वो खून नालियों तक पहुंचाता है, वहां से पूरी बॉडी में फैलता है। खून एक रास्ते से वो जाता है, दूसरे रास्ते से वापस आता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हीं चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में हम जो है इसका जिक्र भी कर लेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम वक्ती तौर पर अपना इतना समझ लें कि एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है जहाँ हमारी ब्लड वेसल्स खून नहीं पहुँचा पाती, वहां पर लिम्फेटिक वेसल जो है वो खून को ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है। तो मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें ब्लड मौजूद है, ह्यूमन हार्ट एज अ मेन पंप ऑर्गन मौजूद है, और ब्लड वेसल्स मौजूद है। ब्लड वेसल्स खून की नालियां, खून की नालियों से मुराद यहाँ पर ये है आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एक्सेट्रा। सेकेंडली, अब हम इसकी ब्लड की इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर कई तरह के टिश्यूज रखे हैं। वन ऑफ देम इज कनेक्टिव टिश्यू। एज नेम इंडिकेट्स, कनेक्टिव टिश्यू का काम होगा एक हिस्से दूसरे हिस्से को आपस में जोड़ना। अब वो जो कनेक्शन उसने करना है ये बेसिकली एक वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है जो सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम जब स्टडी करते हैं तो इसके जो फंक्शंस हैं, सबसे पहला तो फंक्शन इसका ये है कि एज अ कनेक्टर काम करेगा, एज अ ट्रांसपोर्टर काम करेगा। अब एज अ ट्रांसपोर्टर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टर, याद रखिए हम इसी चैप्टर के अंदर आगे मजीद लेक्चर्स में इसे डिस्क्लोज भी करेंगे। हमारा ब्लड रेड कलर का ही क्यों होता है, उसके पीछे एक आयरन कंसिस्टेड प्रोटीन का जो है वो जिक्र किया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये वही हीमोग्लोबिन है विच डिटरमिन्स द HB व्हेन यू परफॉर्म, यू अंडरगो अ टेस्ट CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर एक लफ्ज लिखा होता है HB, हीमोग्लोबिन। ये वही हीमोग्लोबिन है जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। उसका काम ही ये है कि उसने आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। 95% फर्ज कीजिए अगर उसने 100 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया है तो 95% ऑफ दोज वुड बी द ऑक्सीजन एंड द अदर 5 वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सम स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस। अब इसका काम एक तो ट्रांसपोर्टर हो गया ऑक्सीजन का, दूसरा मटेरियल्स का। व्हाट डज दिस मटेरियल रेफर्स? मटेरियल से यहाँ पर मुराद जो है वो वाटर कंटेंट भी हो सकता है, मटेरियल से यहाँ पर मुराद जो है वो डाइजेस्टिव मटेरियल भी हो सकता है, मटेरियल से यहाँ पर मुराद जो है वो हार्मोनल इश्यूज भी हो सकता है। अब इसमें देखिए डिलीवर्स हार्मोन्स टू टारगेट साइड। मिसाल के तौर पे आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई है तो पेंक्रियास से इंसुलिन लेकर आना और उस जगह पर उसे लेकर आना जहाँ पर उसका काम है, वो इधर इसका यहाँ पर मतलब ब्लड ये काम करेगा। CO2 और दीगर वेस्ट को वहाँ से रिमूव करना। होम्योस्टेसिस को देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के दीगर वेस्ट मटेरियल बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, इंटरनल सिस्टम है, वो सही काम नहीं करेगा। तो उसको सही काम करने के लिए ज़रूरी है कि सही ट्रांसपोर्ट पैटर्न हो। तो ट्रांसपोर्ट पैटर्न का काम ब्लड करता है। अमाउंट की अगर बात की जाए, ये जो पार्ट सारा लिखा है मैंने ब्लू से, it is not written in your book, it is an additional information you must remember because it was a part of the previous syllabus and it is important one, and just for the sake of extra knowledge you must write this
इंफॉर्मेशन ऑन योर बुक एज वेल। जो भी आपकी बॉडी का वेट है उसका 12वां हिस्सा आपका ब्लड होगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट, मैं आपको कह दूं कि जनाब 6 लीटर ब्लड होता है, मैं आपको कह दूं कि 4 लीटर ब्लड होता है, दिस इज नॉट लाइक दैट। आप अपनी बॉडी का वेट नोट करेंगे। बिल फर्ज मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि 60 kg वेट है, डिवाइड दैट वेट बाय 12। आप देख सकते हैं बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 5 लीटर्स। जो आंसर आएगा उतने लीटर आपके जिस्म में ब्लड होना चाहिए। अगर है यू आर 10 on 10 कंडीशन, अगर कम है ज्यादा है तो उस एतबार से आपको चीज़ों देखनी पड़ेंगी। वो डेफिनेटली इस तरह से नहीं होता कि आपका 5.2 लीटर्स हो जाए तो आप उसे बीमारी डिक्लेयर कर देंगे, 4.8 लीटर्स हो जाए तो उसे बीमारी डिक्लेयर कर देंगे। वो लेवल्स देखने होते हैं कि कितना प्लस माइनस है। एवरेज की अगर बात की जाए तो एक एडल्ट से मुराद ऐसा शख्स जिसके अंदर हार्मोनल डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है। मेल के अंदर 5 से 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, फीमेल के अंदर 4 से 4.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। ड्यू टू डिफरेंट हार्मोनल साइकिल्स फीमेल में जो ब्लड है वो ज़रा कम होता है मिकदार में। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे ह्यूमन ब्लड के 55% हिस्से पर प्लाज्मा मौजूद, ये हम अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। प्लाज्मा मौजूद 55% ऑफ द टोटल ब्लड। उसके बाद 45% को भी दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। वो हम जब इसके हिस्से पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ब्लड सेल से मुराद है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल। ये कुल मिलाकर वो जो 45% है, इस 45% का 99% रेड ब्लड सेल्स है और जो पीछे 1% बचा वो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स आते हैं सेल लाइक बॉडीज में, क्योंकि प्लेटलेट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो आप वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज में देख भी लेंगे। ये प्रॉपर सेलुलर शेप नहीं रखता, सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं रखता अपने अंदर, लाइक द रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल डज। तो इसलिए इसको हम सेल लाइक बॉडीज में कहते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, 55% प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा को अगर हम डिस्क्राइब करें तो 91%, 91% उसमें वाटर है, 7 से 8%, कभी कभार 7 से 9% वेरी कर सकती है रेंज, प्रोटीन्स हैं, बाकी 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेस है। ब्लड रेड ब्लड सेल्स 99% होंगे और बकिया 1% जो है वो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होंगे। ब्लड प्लाज्मा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर आपकी बोर्ड में जो लॉन्ग की पेयरिंग है आपकी बुक के एट द एंड लिखी हुई है, वहां से आप देख भी सकते हैं बाय पेक्टा। उसके मुताबिक ये चैप्टर लॉन्ग की रेस में शामिल चैप्टर है। तो दिस शैल बी मोस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा में कंपोनेंट्स देखिए। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 90 से 92% आपके पास पानी है, 7 से 9% इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और अदर मटेरियल जो है वो 1%। अभी हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। अभी आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि 7 से 9% इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स हैं। एक प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है फिब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन भी इसे पढ़ सकते हैं एज यू लाइक। ये जो फाइब्रिनोजेन है ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ये दो जुमले आप दो मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। एक फिब्रिनोजेन है दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग और जो प्लेटलेट्स है दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। फर्क जानिए, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, खुदा ना खासा किसी की इंजरी हुई या वैसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेश नजर अंदर किसी सेल या टिश्यू के अंदर ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है और वहां पर क्लॉटिंग हो रही है, उसका मतलब है मेरे दिमाग में, मेरे किडनी में, मेरे मैदे में, मेरे लंग्स में कहीं क्लॉट जम रहा है। तो दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर योर एग्जिस्टेंस इवन इफ इट इज इन मिलीमीटर साइज। तो उसको प्रिवेंशन का काम करना है फाइब्रिनोजेन ने। मेरी बॉडी में इंजरी हुई और ब्लड बाहर लॉस हो रहा है, अब यहाँ पर ब्लड क्लॉट बनना चाहिए, मेरे जिस्म के अंदर नहीं बनना चाहिए। वो जो यहाँ पर ब्लड क्लॉट बनना चाहिए, जो टेम्पररी सील यहाँ पर बननी चाहिए मेरी स्किन पे, दैट शैल बी द जॉब ऑफ प्लेटलेट्स। इस प्लाज्मा में से अगर मैं फिब्रिनोजेन को माइनस कर दूं तो जो पीछे मटेरियल बचेगा उसे आप नाम देते हैं सीरम का। ये टर्म याद रखिएगा, उसको आप नाम देते हैं सीरम का। सेपरेशन की हेडिंग आपकी बुक में नहीं लिखी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो इसे वाइल भी बोलते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटी वो जो ब्लड सैंपल के लिए होती है, 5 ml अपना ब्लड ले लें छोटी सी सिरिंज में भर के, उसके अंदर एंटी कोआगुलेंट डाल दें। अब ये अमूमन एंटी कोआगुलेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये है जो एल्ब्यूमिन होता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट
अमूमन इट इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट। इससे क्या मुराद है, जो उसे जमाएगा यानी उसकी सेपरेशन करके उसको दो हिस्सों में जमा देगा। कैसे जमाएगा, 55% प्लाज्मा ऊपर या नीचे आ जाएगा ड्यू टू डेंसिटी, और जो 45% इसका ब्लड सेल्स का हिस्सा है वो उस दूसरी जानिब चला जाएगा। तो 5 मिनट उसे पड़ा रहने दे, प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। प्रोटीन 7 से 9% है। इस प्रोटीन के अंदर अगर आप देखें फाइब्रिनोजन, मैं आपको पहले बता चुका हूं 3 प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को देखना, किसमें, ब्लड में। उसके बाद जो एंटीबॉडीज हैं दैट डिफेंड योर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट डिसऑर्डर्स, डिजीजेस। सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक वो सॉल्ट्स जिनकी मिकदार ज्यादा चाहिए, एक वो सॉल्ट जिनकी मिकदार कम चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो वाला निजाम। अब जो मैक्रो क्वांटिटी है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl व्हिच इज द टेबल सॉल्ट एज वेल, और बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स वो होते हैं जिसमें HCO3 आपके पास एज अ आयन इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ट्रेस क्वांटिटी के अंदर आपको चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटासियम एंड जिंक। इनकी प्रोनाउंसिएशन अमूमन शीम, शीन के साउंड के साथ की जाती है, विच इज इनकरेक्ट टू से। इसकी प्रोनाउंसिएशन सीन के साथ आएगी, ना कि शीन के साथ। तो इट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन, ये 3 सेपरेट पॉइंट बना दिए आपकी बुक में, सेम पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसे जैसे आपको आसानी हो वैसे कर सकते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जिसमें मौजूद होते हैं, कहाँ से आते हैं, एसिमिलेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेस्ट इसके अंदर मौजूद होता है सेलुलर वेस्ट। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा मटेरियल है जो अपनी जिंदगी पूरी करके मर गया, तो उसकी डिग्रेडेशन से जो चीजें आनी है वो इसके अंदर एड अप होंगी और फिर ब्लड वेसल्स और बजरिया दीगर ट्रांसपोर्ट के निजाम को रिलीज कर दी जाएंगे। हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन जिसे हार्मोन्स कहते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस के कंट्रोलर होते हैं, बहुत सारे फंक्शन के प्रिपरेटर होते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं, यूटिलाइजर्स होते हैं। इनके खासे फंक्शंस होते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 5 में आएंगे हम इसकी जिक्र तब वहां पे कर लेंगे। गैसियस मटेरियल की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होती हैं। अब गौर से यहाँ पर समझिएगा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में आती है एक सेल के अंदर, ब्लड में वो ज्यादातर 5 से 7% एज अ डिजॉल्व मटेरियल मौजूद रहेगी, बाकी सारी की सारी आप उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। हम इसके बारे में 9th क्लास में क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और ब्रीदिंग के टाइम पे अभी पिछले चैप्टर में पढ़ कर आ रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में डियर ऑडियंस, जितनी भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में मौजूद है उसमें से आप देख सकते हैं 1.5 सिर्फ 1.5% ऑक्सीजन ऐसी होगी जो डिजॉल्व हालत में मौजूद रहेगी। अदरवाइज जो बाकी ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में या आपके सेल्स जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, इफ वी कंटिन्यू विद अवर लेक्चर प्रोसीडिंग, तो हमने ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया, ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हमने ब्लड प्लाज्मा के साथ 55% प्लाज्मा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि 45% होते हैं ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। अभी वक्ती तौर पर हम इस पोर्शन में पढ़ेंगे सेल्स, ब्लड सेल्स। वो 2 तरह के हैं, एक का नाम है रेड ब्लड सेल और एक का नाम है वाइट ब्लड सेल। तो लेट्स बिगिन विद द रेड ब्लड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका केमिकल नेम होता है डियर ऑडियंस एरिथ्रोसाइट्स, CYTES। ये टर्म किसी के एंड पे आएगी तो इसका मतलब सेल होता है। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल का केमिकल या मेडिकल नेम है। अमूमन जब डॉक्टर्स इसको डील कर रहे होते हैं तो वो इसी नाम से इसे पुकारते हैं। इसकी शेप बाई कनकेव या डिस्क शेप होती है। अगर मैं यहाँ पर बना पाऊँ तो ये एक तो डबल होगे और दरमियान में यहाँ पर ये थोड़ा सा शैलो एरिया होगा, किनारे मोटे होंगे, सेंटर से जो है वो शैलो एरिया का, जस्ट लाइक जिस तरह नान की शेप होती है, किनारे मोटे होते हैं, दरमियान से वो थोड़ा सा किनारों की निस्बत शैलो होता है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद इसके कलर की अगर हम बात करें, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसे अब HB के नाम से जानते हैं, टेस्ट के अंदर लिखा होता है। हीमोग्लोबिन 2 तरह का कलर शो करता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। रेड कलर तब शो करता है जब इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है या ऑक्सीजन के साथ मूव कर रहा होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील कर रहा होता है। और जब कभी इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो उस वक्त इसका कलर होगा ब्लूइश। टेक्निकली हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे को 100% ब्लूइश कलर नहीं होता,
लेकिन वो डार्क रेड से हट जाता है। तो अगर आपको मैं कहूं कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगी होगी, वो चाहे माइन्यूट क्वांटिटी में हो, चाहे वो फ्रैक्शनल अमाउंट में हो, लेकिन होगी जरूर। अगर मैं कहूं कि उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर है या कम मिकदार में है, तो ऐसे खून को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हमेशा रेड कलर का होता है। और अगर इस सिनेरियो डिफरेंट हो जाए, उलट हो जाए, ठीक है, इसके मतलब अपोजिट सीन हो जाए, यानी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई, तो ऐसे खून को कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो ब्लूइश के करीब करीब का कलर होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसियस एक्सचेंज को, मेजरली इट डील्स विद ऑक्सीजन एंड समहाउ इट आल्सो डील्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट आपकी बुक के अंदर जो मेंशन की गई है वो जेनेरिक अमाउंट है, मैंने उसको तोड़कर आपके सामने लिख दिया। फीमेल्स के अंदर 4 से 4.5 मिलियन, मिलियन में आप जानते हैं 10 लाख होते हैं, फीमेल के अंदर ये 4 से 4.5 मिलियन यानी 40 लाख से 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगेन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इट डज नॉट इन्फर कि ये पूरे ब्लड के अंदर इतने रेड ब्लड सेल्स। और अगर मेल्स की बात की जाए तो 5 से 5.5, 5 to 5.5 मिलियन। तो आपकी बुक ने जेनेरिक रेंज लिखी है 4 to 5.5 मिलियन। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये मेल और फीमेल में डिफरेंस क्यों है, तो आई मेंशन्ड इन प्लाज्मा एज वेल कि जो ब्लड कंपोजिशन के टाइम पे मैंने आपको मेंशन किया था अभी प्रीवियस पार्ट में, कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कुछ हार्मोनल साइकिल्स होते हैं जिसके पेश नज़र जो है वो उसके अंदर ब्लड की मिकदार ज़रा कम होती है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड लॉस हो जाना होता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक है जी इन्फेंट्स, जिसका मतलब होता है बच्चे, शीरखार बच्चे, कम उम्र बच्चे, नो उम्र बच्चे, और दूसरा है सर एडल्ट। अब देखिए लिवर और स्प्लीन जिगर और उसके साथ तिल्ली के हिस्से में बनते हैं जब वो छोटे होते हैं, और जब वो मेच्योरिटी की सफर तय कर लेते हैं, विच इज वेरीज पर्सन टू पर्सन, वो मेच्योरिटी की उम्र, तो वो बोन मैरो में आ जाते हैं शॉर्ट बोन्स, रिब्स, पसलियां, वर्टिब्रा, आपकी रीढ़ की हड्डी कैसा, स्टेरनम, बिल्कुल वर्टिब्रा, ये जो आपकी पसलियां हैं इसके एंड वाली 2 जो पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ तो जुड़ी होती हैं लेकिन आगे आकर वो नहीं जुड़ती, वो क्लिप सा बना लेती हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, उस फ्लोटिंग रिब्स का केमिकल मेडिकल नेम जो है वो स्टेरनम है। तो इन हड्डियों की जो बोन मैरो बनता है, मिक बनता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं। लाइफ स्पैन कितनी देर जिंदा रहेंगे, 120 दिन, कमोबेश 4 महीने, जरूरी नहीं है कि 120 दिन एग्जैक्टली जिए, प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इट गोज इनटू प्लस एंड हाउ मच इट गोज इनटू द माइनस फेज, तो उस एतबार से हम उसको जो है वो देख लेंगे। फैगोसाइटोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के अंदर ऑडियंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ मर गई तो वो आपके सिस्टम से बाहर निकाल दी जाएगी। उसके अंदर कन्फर्मेशन पैसेज होते हैं जिसमें हमने ये कंफर्म करना होता है कि इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो सारी एक्सपायर हो गई हैं और वो सारी की सारी नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। तो हमें ये जो इसके सारा निज़ाम है उसको सारा देखना पड़ता है, और वो देखेगा लिवर और स्प्लीन के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल मरने के बाद अपनी लाइफ स्पैन पूरी करने के बाद जाते हैं, उसके अंदर से जो है वो फैगोसाइटोस किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है। अगर कोई काम की चीज़ है तो रोक लिया जाता है, अदरवाइज उसे जो है वो हम जिस्म से बाहर रिलीज कर देते हैं। सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो केमिकल या मेडिकल नेम है ल्यूकोसाइट्स। शेप इरेगुलर होती है, कलरलेस होते हैं, एज नेम इंडिकेट्स वाइट कलर की फलसफा ये है, इट डजंट एब्जॉर्ब एनीथिंग। तो वाइट is equals to absence of all color, that is why we have written colorless। साइट ऑफ फॉर्मेशन की बात कीजिए तो रेड बोन मैरो में ये बनते हैं। इसके अलावा इसकी मेच्योरिटी होती है थाइमस में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स में। ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से हैं, बड़े बड़े हमारे स्पॉट्स होते हैं। टॉन्सिल ये हिस्सा है, स्प्लीन तिल्ली है, थाइमस भी आपके इसी एरिया में पाया जाता है, और लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक वेसल्स के जोड़ों को कहते हैं। प्रॉपर्टीज, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और जो साइज में ये लार्ज होते हैं बनिस्बत रेड ब्लड सेल्स के। अमाउंट इनकी 7000 होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगेन इन 1 cubic millimeter it doesn't infer the total amount of white blood cell in whole blood।
फंक्शन इसका ये है कि हमारी बॉडी डिफेंस लाइन बनाते हैं। हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पूरा निज़ाम पढ़ेंगे इम्यूनिटी का, तब उस पर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ये आप समझ लें हमारी बॉडी की आर्मी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो लाइफ स्पैन है इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है आप कितना बीमार हो रहे हैं, डिपेंड करता है आप कितना सेहतमंद है। इफ़ योर बॉडी इज इन टिप टॉप सिचुएशन, 10 और 10 सिचुएशन, तो ये कई महीनों से लेकर कई सालों तक जी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी बॉडी नीड्स। इसकी कम से कम 2 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। वैसे इससे ज़्यादा टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, बट मेजरली यही 2 टाइप्स। इसमें देखिए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। किसी भी टर्म के आखिर में अगर साइट आ जाए तो मैंने बताया वो सेल है। ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर आप इसको अगर देखें तो ये बनता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल का मतलब होता है दानादार स्ट्रक्चर। जिस तरह हमारी चाय की पत्ती के दाने दाने होते हैं, चीनी के दाने दाने होते हैं, जस्ट लाइक दैट इनके साइटोप्लाज्म के अंदर दाने दानेदार स्ट्रक्चर बने होते हैं। किसी भी टर्म के शुरू में अगर ए लग जाए तो उसका मतलब होता है एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ व्हाट, जो उससे आगे लिखा है, क्या लिखा है? ग्रेन्यूलो। इसका मतलब ग्रेन्यूल्स, एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। कहां पे? इन साइटोप्लाज्म। तो इसका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो है वो ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये 3 सिचुएशंस है, देखिए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर जो इनके नाम हैं ये इंटरेस्टिंगली इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज पे दिए गए। स्टेनिंग प्रॉपर्टी से क्या मुराद? जब भी आप कभी किसी चीज को सेपरेट आउट करते हैं, किसी सेल को, किसी टिश्यू को, तो आप उसके अंदर स्टेन्स डालते हैं, कलर्स डालते हैं, डाइज डालते हैं, और उसकी बिहाफ पर आप उसके बिहेवियर को वेरीफाई करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो ये वो कलर्स हैं जो मुख्तलिफ डाई डालने पर, कलर्स डालने पर इसके साइटोप्लाज्म ने स्टेन कर लिया, अपने ऊपर रंग चढ़ा लिया, उसके बिहाफ पे आप इसको नाम दे देते हैं। तो न्यूट्रोफिल का काम है बैक्टीरिया को या कोई भी जो जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एज अ पैथोजन तंग कर रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है, उसको ये मारेंगे। एंड और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन साइट है, उस इन्फेक्शन साइट के ऊपर अगर कोई पस वगैरह, कोई गंद वगैरह मवाद मौजूद है तो उसे ये डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे। इओसिनोफिल्स पैरासाइट्स के साथ जो है वो जिहाद करते हैं, लड़ते हैं आपकी बॉडी को डिफेंस देते वक्त, और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एलर्जी प्रोड्यूस होना, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होना, इट इज अ नेचुरल रेमेडी, इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सम एलिमेंट, टुवर्ड्स सम इम्पेयरमेंट। बेसोफिल्स हिस्टामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका काम ही ये होता है कि उसने इन्फ्लेमेशन कॉज करनी। ए ग्रेन्युलोसाइट का लफ्जी तर्जुमा मैं आपको बता चुका हूं, इसकी कम से कम 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोनोसाइट्स का काम होता है कि ये मैक्रोफेजेस पैदा करता है। याद रखिएगा, फेज, PHAGE, इसका मतलब होता है ईटर, किसी चीज को खाने वाली, ठीक है। अब इसने किस चीज को खाना है? अब मैक्रो से याद रखिए लार्जर, तो मैक्रोफेज ऐसा सेगमेंट इस वाइट ब्लड सेल का जो कि जरासीमों को इनगल्फ करता है, निगल लेता है, खा लेता है, और नतीजतन ना सिर्फ उसे खाता है बल्कि अगर जरासीम इसके खाए जाने से पहले किसी सेल को डैमेज कर चुके हैं, उसे मार चुके हैं, टिश्यू को डैमेज कर चुके हैं, तो ये उसे भी खाने की सलाहियत रखता है और उसे भी ये इनगल्फ कर देता है। दूसरी जानिब है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वो चीज है, लिम्फोसाइट में भी आगे 2 सिचुएशन बनती हैं, B एंड T लिम्फोसाइट्स। वो आप जब हम जाएंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर नंबर 9 में, तब हम वहां पर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ उसकी तफसील पढ़ लेंगे। वक्ती तौर पे इतना समझ लीजिए कि ये वो रिस्पॉन्स सेंटर है, ये आप समझिए कि GHQ है आपकी बॉडी का। व्हेनेवर पैथोजन अटैक्स ऑन योर बॉडी, the station which identifies that this is a pathogen and it is going to harm me, it is going to produce a disease, उसके खिलाफ जो प्रोसेस है इम्यूनिटी का, उसके खिलाफ जो डिफेंस का प्रोसेस है, उसको शुरू करने वाले और अंजाम तक पहुंचाने वाले ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। और जब ये कामयाब हो जाते हैं इस पूरे निज़ाम के अंदर, तो ये अपने अंदर अपनी मेमोरी में एक चीज़ डेवलप करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज़ का। मिसाल के तौर पर पर्सन ABC को हेपेटाइटिस हुआ, वो 10, 15, 20 महीने, साल, 2 साल वो उसके साथ नबरद आजमा रहा, उस चैलेंज से वो दरपेश रहा, उसकी बॉडी दवाइयों की मदद से सही, जैसे भी ट्रीटमेंट की मदद से सही, लेकिन वो जो है वो उस प्रोसेस में रही, और अल्टीमेटली डॉक्टर ने फर्ज कीजिए 1.5 साल बाद कह दिया कि यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिजीज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि वो वायरल डिसऑर्डर था,
तो लिम्फोसाइट ने कामयाबी के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मंशा से उस बीमारी के खिलाफ यानी हेपेटाइटिस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली हैं। और एंटीबॉडीज बनाने का मतलब ये है कि अब उस बंदे को नियर फ्यूचर में या फॉर फ्यूचर में ये बीमारी कम से कम तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन फ्रॉम सिमिलर जर्म्स। हम आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सेल लाइक बॉडीज। हमने ब्लड सेल्स पढ़ लिए, ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया, ब्लड सेल्स पढ़ लिए जिसमें रेड और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल लाइक बॉडीज जिसका नाम है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में आपने इसका नाम लाजमी सुना होगा कभी ना कभी। केमिकल नेम की अगर बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स इसका केमिकल नेम है, मेडिकल नेम। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स वेयर एज प्लेटलेट्स आर नॉट कॉल्ड एज सेल्स, व्हाई, तो उसका जवाब भी यही है। इंट्रोडक्शन के तौर पे भी यही आंसर आप हेडिंग बना सकते हैं अगर ये लॉन्ग आता तो, कि ये कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रखते, ये लार्ज एक बड़े सेल के लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ बोन मैरो मिक होती है बेसिकली, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जो कंप्लीट सेलुलर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये जो है वो ओबे नहीं करते, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज सेल। प्रॉपर्टी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस तीनों में नहीं होता। रेड ब्लड सेल जब मेच्योर हो जाता है न्यूक्लियस नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल जब मेच्योर हो जाता है न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 7 से 12 दिन है, इसीलिए आपको जो डेंगू का अटैक होता है जिसमें प्लेटलेट्स शार्प डिक्लाइन शो करते हैं वो 7 से 12 दिन 7 से 14 दिन ही ज्यादा विजिबल होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू कर देता है क्योंकि नई खेप बनना शुरू हो जाती है। अमाउंट की अगर बात करें तो आपकी बुक ने मिनिमम वैल्यू लिखी है, मैंने पूरी रेंज बता दी है जिस रेंज को आपके टेस्ट जो सीबीसी टेस्ट होता है वो फॉलो करते हैं, दैट इज 250,000 to 400,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। फंक्शन की बात करते हैं जी। देखिए इसका अगर आपको वन वर्ड आंसर देना पड़े, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फंक्शन है क्या, 2 नंबर के लिए जवाब लिखे, तो उसका फंक्शन है जी हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। वो कैसे होती है वो यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए सबसे पहले तो जहां कहीं ब्लड वेजल रप्चर हो गए, यानी फर्ज कीजिए एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, खुदा ना खास्ता यहाँ से ब्लड वेजल पे कट आ गया, दबाव आने की वजह से वो फट गई वहां से थोड़ा सा और खून निकलना स्टार्ट हो गया। हमने कल पढ़ा था फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन का मैंने आपको बताया था कि वो प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। कौन सी ब्लड क्लॉटिंग को? जो मेरे अंदर वाली साइड पे हो रही है उसको वो प्रिवेंट करेगी, क्योंकि अंदर जमा हुआ नैनोमीटर्स का क्लॉट भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसने उसके अपोजिट काम करना है, लेकिन सिचुएशन भी अपोजिट है, खून अंदर नहीं बह रहा, खून बाहर की जानी बह रहा है। तो ये प्लेटलेट्स वहां पे गैदर हो जाएंगे एज अ रिएक्शन। हम 9वें चैप्टर में इसकी तफसील खासी लंबी चौड़ी तफसील पढ़ेंगे, लेकिन मैं वक्ती तौर पर आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। ये पीटी शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, प्लेटलेट प्लग। उसके बाद देखिए ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, लेकिन वो प्रिवेंट करती क्लॉटिंग को वाइल इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल क्लॉट्स को। तो पहले उसे इस हालत से निकालकर इस हालत में लाया जाता है। तो इसे आप फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन की हेडिंग के नाम से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो जो फिब्रिन या फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो वहां पर क्लॉट बनाने के लिए लंबे लंबे रेशे बनाती है, और जब वो रेशे बनाएगी तो वो वहां पर एक ट्रैप सेट कर देगी, एक नेट सेट कर देगी जो कि उस खून को एक समझ लें घड़ा सा बनाकर उसी घड़े के अंदर से फंसा लेगी। उसको हम नाम देते हैं क्लॉट का। तो इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं फिब्रिन या फाइब्रिन स्ट्रैंड्स की। उसके बाद क्लॉट जो होता है ये टेम्पररी सील होता है, वो जो जख्म के ऊपर एक वो छोटा सा वो कवर सा आ जाता है, स्क्रिंड भी बोलते हैं उसे उर्दू या पंजाबी में। वो क्लॉट इंग्लिश में वो टेम्पररी सील होता है until unless that damaged part, that damaged blood vessel is not ruptured fully, ये क्लॉट तब तक मौजूद रहेगा। साइड बॉक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है विच इज पस, पीप। पस कैसे पड़ती है, पीप कैसे बनती है? अभी हमने पढ़ा पिछले पोर्शन में कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो जरासीमों के खिलाफ जब जो है वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, तो उस दौरानिये में
डियर ऑडियंस, जो मैक्रोफेजेस मर जाते हैं उस प्रोसेस के दौरान, वो मैक्रोफेजेस एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और वाइट सब्सटेंस, येलोइश सब्सटेंस के साथ अपीयर हो जाते हैं। उस चीज को हम नाम देते हैं पस का। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, और ये बजा होंगे आप कहने में, कि पस बेसिकली डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू चार्ट आपके सामने बना दिया है, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ क्विक रिवीजन। फंक्शन की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल का काम है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, मेजरली ऑक्सीजन और माइन्यूटली कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट द डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग। रेड ब्लड सेल की तादाद देखिए, ये जो साइन मैंने बनाया, ये ऊपर वाला साइन फीमेल का है और जो नीचे वाला साइन मैंने बनाया ये मेल का है। जिसके साथ प्लस लगा हो वो फीमेल का, जिसके साथ ये एरो सा बना हो वो मेल का। फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, मेल्स के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। व्हाइट ब्लड सेल 7000 होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, और जो रेड ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो 2.5 लाख से 4 लाख 250,000 से 400,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। लाइफ स्पैन की बात करें तो रेड ब्लड सेल 120 दिन या 4 महीने, व्हाइट ब्लड सेल इट मे वेरी फ्रॉम मंथ टू द ईयर्स, और प्लेटलेट 7 से 12 दिन। और इसकी शेप की बात करें तो रेड ब्लड सेल बाइकनकेव होते हैं, साइडों के किनारों से मोटे, दरमियान से पतले होंगे। व्हाइट ब्लड सेल की इरेगुलर शेप है। प्लेटलेट्स, अब अभी हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं एक लार्ज सेल्स के, बोन मैरो के स्मॉल सेल्स होता है। कॉमन प्रॉपर्टी, तीनों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम the playlist of chapter number 3 of class 10th biology. I am leaving you with this hope that you shall like, share, subscribe my channel so that we may continue to spread knowledge with you. Thank you so much.